दोस्तों सभी को नमस्कार। एक बार फिर से एक नए सेशन के अंदर मैं आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों ये जो हमने आप लोगों के लिए एक प्रयास किया था, आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है, आप लोगों जो कॉल आते हैं, उसके हिसाब से मेरे को ये लगता है कि हमने आप लोगों के लिए एक ये हमारा अच्छा प्रयास रहा। तो मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस हमारे प्रयास को पसंद किया और आप हमसे जुड़े, आप लोगों ने हम पर विश्वास किया। और हमसे जुड़ने के बाद आप लोगों ने अपनी तैयारी को आगे बढ़ाया। दोस्तों आज फिर हमारे छात्र जो इंटरव्यू दे के आए, तो उनसे जो क्वेश्चन पूछे गए ये वो क्वेश्चन हैं, जैसे एफए क्या है, एसए क्या है, हरियाणा में छात्र शिक्षक अनुपात क्या है, नई शिक्षा नीति में स्टेम क्या है, कुरुक्षेत्र में अभी क्या चल रहा है। और दोस्तों ये लगभग सभी जो चीजें हैं मैं आपको पिछले हमारे जो सेशन है ना उनमें करा चुका। तो ये सभी है, ठीक है। तो शायद ही कोई एक आधा जो जनरल जो क्वेश्चन है वो नया मिलेगा, नहीं तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को पहले करा चुका था। मैंने आपको एफए के बारे में भी कराया, एसए के बारे में भी कराया, हरियाणा में छात्र शिक्षा अनुपात है इसके बारे में नहीं बताया था, नई शिक्षा नीति में स्टेम क्या है इसके बारे में भी बताया। तो दोस्तों शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो आपको नया देखने को मिलेगा। तो छात्रों के इंटरव्यू बड़े अच्छे जाने लग रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ सभी को 8 से ज़्यादा नंबर मिलेंगे। और जब रिजल्ट आएगा तो सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट होंगे वो हमसे जुड़ने वाले होंगे, या तो वो हमसे जिन्होंने मॉक इंटरव्यू दिए हैं, या यहाँ से भी जो यूट्यूब से भी हमसे जुड़े हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा छात्रों का जो रिजल्ट आएगा वो हमारे ही छात्रों का आएगा। इसमें आप लोगों की भी मेहनत भी होगी और हमारा ये छोटा सा प्रयास भी होगा। तो दोस्तों जैसे एफए की बात करें, एफए में मैंने आपको बताया था कि एफए क्या है और एसए क्या है। एक तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, एक समेटिव असेसमेंट होती है। इसके बारे में मैंने एक पूरा लेक्चर दिया था कि एफए होता है तो हम एक छोटे समय के अंदर, हम छोटे टाइम पीरियड में हमें एक बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, उसको हम एफए कहते हैं। और एसए होता है एक समेटिव, जो हम एक यूनिट के बाद भी कर सकते हैं, जैसे ईयरली एग्जाम होते हैं, ये सारे ऐसे कहलाएंगे। और जो शॉर्ट होते हैं, साथ की साथ जो मूल्यांकन चलता है ना, जो हमने बच्चों को पढ़ाया उसकी साथ की साथ हम मूल्यांकन करते रहते हैं, उनकी कमियों को दूर करते रहते हैं, तो वो तो कहलाता है एफए। और सीखने के बाद यानी सीखे गए का मूल्यांकन करना वो कहलाता है समेटिव असेसमेंट। ये मैंने आप लोगों को बताया था। वार्षिक परीक्षाएं की इसका एग्जाम्पल है ऐसे हैं, आप एक चैप्टर का टेस्ट लेने लग रहे हो, एक वो आपका एफए है, ठीक है। तो उसके बाद एक जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया, हरियाणा में छात्र शिक्षक अनुपात क्या है। अब छात्र शिक्षक अनुपात की बात करें दोस्तों, ये प्राइमरी लेवल की बात अलग है। जब हम 9 10th की 6 से लेकर 8 यहाँ तक की बात करें तो ये अनुपात वहाँ पर अलग होगा। तो इसको भी एक बार हम देख लेते हैं। जैसे हरियाणा सरकार है जो, उसने छात्र शिक्षक अनुपात को बेहतर बनाने के लिए कुछ बताए हैं। 2023-24 में शिक्षा विभाग ने हजारों स्कूलों में शिक्षकों का रेशनलाइजेशन किया, जिसमें 1 से 60 छात्रों की संख्या पर 2 जेबीटी। यानी दोस्तों यदि जहां पर आप ये देखना कि 60 छात्र होंगे ना, तो वहां पर 2 जेबीटी नियुक्त होंगे। जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, हरियाणा सरकार ने वहां पर कौशल रोजगार के तहत जो टीचर लगाए। अब दोस्तों 60 से 90 जब बच्चे हो जाएंगे, 61 भी हो जाएंगे ना, मान लीजिए किसी स्कूल के अंदर 62 बच्चे हैं, 61 बच्चे हैं, तो वहाँ पर 3 शिक्षकों की जरूरत होगी और 60 तक 2 की होगी। और उसके बाद 91 से 120 पर 4 शिक्षक होंगे, और 121 से 200 तक छात्रों की संख्या होने पर 5 शिक्षक रखने का प्रस्ताव रखा है। ये तो है दोस्तों प्राइमरी लेवल। उसके बाद आमतौर पर 1:15 और 1:20 के अनुपात को आदर्श माना जाता है। लेकिन अब ऊपर वाली जो क्लासों के अंदर बात करें, वहां पर 40 यानी 40 छात्रों पर एक शिक्षक होगा, वो अनुपात वहां पर है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद आप ये देखिए, नई शिक्षा नीति में स्टेम क्या है। दोस्तों देखो, STEM हमने बात की थी कि जो नई शिक्षा नीति है
वो चाहती है कि बच्चों के अंदर स्किल डेवलप हो। और स्किल वो कैसे डेवलप होंगी, जब उनको उसी तरह की एजुकेशन दी जाएगी। और इसमें टारगेट रखा गया है कि 6 क्लास से ही हमने बच्चों के अंदर स्किल डेवलप करनी है, वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई है। एस यहाँ पर जो इसके लिए, देखो STEM की बात करते हैं हम, STEM, तो यहाँ पर एस है, ये साइंस के लिए है, टी है टेक्नोलॉजी के लिए है, ई है इंजीनियरिंग के लिए, और एम है मैथमेटिक्स के लिए। कि आप किन पर फोकस कीजिए, इन 4 चीजों पर हमने मेन फोकस करना पड़ेगा, STEM। और दोस्तों 21वीं सदी के अंदर अगर हम देखें, तो अगर किसी बच्चे के पास कोई स्किल नहीं है तो वो आजीविका नहीं कमा सकता। हमारे यहाँ पे ये एजुकेशन सिस्टम अभी ऐसा चला हुआ है, पहले हम पढ़ाई करते हैं, उसके बाद हमने कोई भी काम करना होता है, उसकी स्किल, हम चाहे आपने कोई मिस्त्री ही बनना है, तो उसके लिए हम स्किल फिर दोबारा हम क्या करेंगे, 5-6 महीने, साल महीने के पास काम करके वो सीखते हैं। प्रैक्टिकल वर्क नहीं सीखते, हम कोई स्किल नहीं सीखते। लेकिन नई एजुकेशन जो पॉलिसी आएगी उसमें यही बात की गई। एक तो हमने प्रैक्टिकल और साइंस इन पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था मैथमेटिक्स को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ों का जो आधार है वो मैथमेटिक्स ही है। ठीक है? तो ये बात की गई है। और दोस्तों जैसे अब हम बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाले इंजीनियर करते हैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करना। अब बात की गई है कि हमने बच्चे को स्कूली पर ही कोडिंग सिखानी। कोडिंग मतलब जैसे कुछ लैंग्वेज होती हैं जो आगे चलकर कोई ऐप तैयार करने में ये काम आती हैं। तो ये बात की गई है कि हमने स्कूली स्तर पर ही बच्चों को कोडिंग सिखाना शुरू कर देना है। ठीक है, तो चल हम जाके अब बीटेक करके इंजीनियरिंग हैं, वो स्कूली शिक्षा में ही दी जानी चाहिए, उसका कुछ हिस्सा। उसके बाद दोस्तों कुरुक्षेत्र में अभी क्या चल रहा है, मैंने ये कई बार आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को करंट की चीजें भी पढ़कर जानी हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप अध्यापक बनने जा रहे हैं और आपको अपने आसपास, अपने देश में, अपने प्रदेश में और विश्व के अंदर क्या घटित होने जा रहा है, क्या होते हैं, बारे में नहीं पता है, तो इसका मतलब आप अपडेट नहीं हो। और उम्मीद, एक टीचर से तो ये उम्मीद की जाती है उसको अपने आसपास परिवेश में घटित होने वाली जो चीज़ों के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का मार्गदर्शन करने वाला वही है। तो दोस्तों हम बात करें कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र को हम धर्म नगरी कहते हैं। महाभारत का युद्ध यहाँ पर चला था। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था यहीं से। और गीता कर्म करने पर जोर देती, आप कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। यदि आप कर्म करते रहोगे तो भगवान इसका फल आपको स्वयं देगा। यदि हम फल को देखकर कर्म करते हैं तो हम, हो सकता है कि उसके हिसाब से हमें ना कर पाए। तो आपने क्या करना है, आप कर्म करते रहिए और फल की चिंता मत कीजिए, फल भगवान आपको जरूर देगा। तो गीता महोत्सव जो चला हुआ है, गीता जयंती कह सकते हैं, ये दोस्तों कुरुक्षेत्र के अंदर 28 तारीख से स्टार्ट हो गया था। ये 28 नवंबर से स्टार्ट हुआ और ये 15 नवंबर तक चलेगा, 15 नवंबर तक। तो आप इसके बारे में वो आपसे पूछते हैं कि ये कुरुक्षेत्र के अंदर क्या चला हुआ है। तो आपको दोस्तों करंट की चीजें भी पढ़कर जानी है। अभी बीमा सखी योजना की जो शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 9 तारीख से शुरू है हरियाणा से, जिसमें टारगेट होगा कि 2 लाख महिलाओं को आने वाले 3 साल के अंदर उन्होंने रोजगार देना, आत्मनिर्भर बनाना है। उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। शुरुआत हरियाणा से ही की गई है। और क्यों, क्योंकि इससे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान था उसकी शुरुआत भी 2015 में ऐसे ही, क्योंकि हरियाणा में 2011 की जनगणना के आंकड़े देखें, टैक्स रेशो काफ़ी कम था। टैक्स रेशो में बढ़ोतरी यहाँ से हो, तो इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत यहीं से की और की भी शुरुआत यहीं से की है। इसमें मैंने बताया था
कि हर साल पहले साल तो 7,000 रुपये, दूसरे साल 6,000 रुपये, तीसरे साल 5,000 रुपये उस महिला को मिलेंगे। तो ये चीजें आपने अपने आप को अपडेट करके जाना है। और दोस्तों रही बात सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर डेमो टीचिंग में वो क्या देते हैं। तो डेमो टीचिंग में कई बार तो वो अपना टॉपिक भी दे देंगे आपको, ये कराइए। और यदि आप उसमें कंफर्टेबल नहीं है तो आप कह सकते हो कि सर मैं ये कराऊंगा, वो उसकी भी इजाजत दे देते हैं। तो इंटरव्यू जो चलता है आमतौर पर, जो एवरेज आती है, वो 10 से 15 मिनट के बीच तक होता है। और कई बार जिसका तो इवनिंग में हो, कई बार ये होता है, टारगेट होता है, लिमिट ये होता है कि भाई इतने इंटरव्यू बच्चों के इंटरव्यू लेने हैं, समय कम रह जाता है, तो वो आपका इंटरव्यू छोटा भी कर सकते हैं, 5-7 मिनट चल सकता है। जैसे कुछ साथियों का इंटरव्यू एक ने बताया कि सर मेरा इंटरव्यू तो खाली 5 मिनट ही चला और मेरे से तो खाली सब्जेक्ट के ही क्वेश्चन पूछे। और कुछ ऐसे हैं साथी जिन्होंने कहा कि सब्जेक्ट के 2-3 क्वेश्चन पूछे, बाकी जनरल ही क्वेश्चन पूछे। कुछ ने बताया कि सर हमसे साइकोलॉजी के ज्यादा क्वेश्चन पूछे। तो इस तरह से दोस्तों ये सारी चीजें आपको तैयार करके जानी पड़ेगी, पता नहीं कौन सी चीज आपसे पूछी जाए। तो दोस्तों आपने कमेंट जरूर करना है कि आप बताइए कि हमने जो ये प्रयास किया है ये आप लोगों के लिए, इससे आपको बेनिफिट हुआ या नहीं। तो अब दोस्तों 17 तारीख से आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के इंटरव्यू शुरू हैं। ये क्लास बी की पोस्ट है। तो आप इसके लिए भी, जो भी हमारे साथी हैं वो मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं, इसकी हम आप लोगों को तैयारी कराएंगे। तो कॉमर्स के बैच भी यहाँ पर चले हुए हैं हमारे यहाँ पर, हिस्ट्री के बैच भी चले हुए हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन किस मोड में आप हमसे जुड़ सकते हो। और अभी हरियाणा के अंदर जो सीईटी का एग्जाम होगा उसके बैच भी हमारे यहाँ पर चले हुए हैं। तो एसएससी के लिए भी बैच है हमारे यहाँ पर। तो दोस्तों आप प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप एडू चाणक्य डाउनलोड कर सकते हो और आप हमसे जुड़ सकते हो। तो आज के इस सेशन के अंदर इतना ही। आपने दोस्तों कमेंट जरूर करना और बताना कि हमारे ये सेशन आपको कैसे लगे हैं, ताकि हमारे को भी एक हौसला मिले, एक एनर्जी मिले, और इस तरह के प्रयास हम आप लोगों के लिए आगे भी करते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों जब आप लोगों के पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा तभी हमें आगे करने का हमारा मन करेगा। तो आप के जो कमेंट हैं, आपके हमारे जो हमारे वीडियो शेयर करोगे, ये हमारे को एक हौसला देंगे और हमें एक आगे बढ़ने का और अवसर देंगे। तो आज के इस सेशन के अंदर इतना ही। मिलते हैं दोस्तों जल्द ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।